चलिए आज के इतिहास क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है दास ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सोशल साइंस में जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के पार्ट नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित अति लघुतरीय प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। कल तक हमने क्या बताया था? ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि उसका अति लघुतरीय पहले आप लोग का सोल्व करा दूं, फिर लघुतरीय, फिर दीर्घोत्तरीय, एक एक करके थोड़ा थोड़ा देखिएगा, एकदम कंप्लीट होते चलेगा। एकदम आसान भाषा में आपको मिलेगा, बस देखना है। बेहतर लगे वीडियो को रोककर आप उसको नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है ना? चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ देखिए 5 प्रश्न है अति लघुतरीय में। पांचों प्रश्न को एकदम कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि वो 5 प्रश्न हम देख लिए तो देख लिए, क्योंकि चैप्टर 1 जो है बहुत महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन यदि चैप्टर से कोई आ रहा है तो इसी से आएगा, बाहर से नहीं आ सकता है। पहला प्रश्न देखिएगा, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? इसको हम लोग देख लेंगे। राष्ट्रवाद क्या है, इसको भी देख लेंगे। मेजनी कौन था? जर्मन के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? मेटरनिख युग क्या है? ये 5 प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब एक एक करके ऊपर से हम लोग चर्चा करते हैं। अब यह देखिए प्रश्न नंबर 1 जो है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? किसने अपनाई, किसने अवलंबन किया? प्रश्न कोई तरह से पूछ देगा। रक्त और लौह की नीति किसने दिया, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे। अब देखिए यहाँ आपको ये प्रश्न मैं ऑब्जेक्टिव में ही बता चुका हूं। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। और बिस्मार्क के विषय में भी थोड़ा डिटेल आप लोग जान जाइए। रक्त और लौह की नीति, इसको अंग्रेजी में कहेंगे पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ऐसे ही पूछ सकता है। तो जर्मनी के एकीकरण के सूत्रधार ऑटो वान बिस्मार्क पूरा नाम है। आपको ये जरूरी नहीं कि पूरा नाम ही लिखिए, केवल बिस्मार्क भी आप लिख सकते हैं। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के सूत्रधार भी। ऐसे भी प्रश्न एक दूसरा आ सकता है कि जर्मनी एकीकरण के सूत्रधार कौन थे, तो वहां कह सकते हैं बिस्मार्क। ठीक है, तो उसी ने अपनाई थी कौन सी नीति? रक्त और लौह की नीति। क्लियर हो गया? यहाँ मैं साइड हो जाता हूँ, हो सकता है कि आपको लिखना हो तो यहाँ वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद को भी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रवाद है क्या। देख रहे हैं, तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना, मैं आपको अभी बताया था, उस दिन भी बताया था, बस ज्यादा बहुत बड़ा नहीं करना है, बहुत लेंदी में नहीं लेना है। आपको बताया था क्या कि देश प्रेम, आपके जब मन में देश के प्रति प्रेम आ जाए तो आप राष्ट्रवादी हो गए, बताए थे ना। तो एक ऐसी भावना जिसमें राष्ट्र के प्रति प्रेम, एकता, समर्पण, त्याग, इस सब की भावनाएं आ जाए, वो क्या है? राष्ट्रवाद है। यहाँ भी देखिए कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है या विचारधारा है जो किसी व्यक्ति को अपने देश के प्रति प्रेम, गर्व, निष्ठा रखने के लिए प्रेरित करती है अंदर से। जो राष्ट्रवाद है ना, किसी कह देने से कि हम राष्ट्रवादी हो गए तो आप राष्ट्रवादी नहीं हो सकते हैं। राष्ट्रवादी बनने के लिए आपका हृदय भी अपने राष्ट्र के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए, है ना। यह केवल एक भौगोलिक सीमा का नाम ही नहीं, बल्कि साझा इतिहास, सांस्कृतिक, भाषा, धर्म या राजनीतिक आदर्शों से जुड़े लोगों के बीच की एकजुटता है। तो अति लघुतरीय में पूछ रहा है तो ये जरूर नहीं कि इतना लिखिए। आप यहां से यहां तक आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आपको डिटेल दे दिया गया है जानने के लिए, जान सकते हैं। लेकिन आप इतना काफी है अति लघुतरीय के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। तीसरा प्रश्न, मेजिनी कौन था? मेजिनी, मेजिनी का पूरा नाम होता है जोसेफ मेजिनी, ऐसे भी लिख सकते हैं जोसेफ। जोसेफ भी होता है या जोसेफ भी अधिकांश जगह ऐसे भी मिलता है लिखने के लिए। तो जोसेफ मेजिनी
इटली के एक महान क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी नेता थे। कहिएगा कि इटली के एकीकरण में यदि सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी तो मेजनी की। बाद में तो गैरीबाल्डी जैसे अन्य नेता भी आए, लेकिन सूत्रधार कहिएगा तो मेजनी था। राष्ट्र उन्हें इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है। देखिए यहाँ, अर्थात पैगंबर, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा गया है। आप कह सकते हैं किसको? मेजिनी को। क्लियर? प्रश्न में कोई दिक्कत? देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो आगे बढ़ें। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं। बाधा समझते हैं? राह में आने वाले रुकावट, रोड़ा जिसे कहते हैं, कि जर्मनी का एकीकरण क्यों नहीं हो पाता था। बताइए, क्यों नहीं हो पाता था? नहीं मालूम है? देखिए यहां इसकी 5 बाधाएं मैंने आपको बताया, अभी बता रहा हूं। 5 बाधा में सबसे प्रमुख बाधा क्या थी कि जर्मन लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था, अलग अलग छोटा छोटा टुकड़ा। अब बताइए, 300 छोटे छोटे राज्य को एक कर देना, इकट्ठा कर देना बहुत मुश्किल होता है। 10, 15, 20 राज्य को एक करना होता है तो भी कठिनाई होती है, लेकिन वहां तो छोटे छोटे 300 राज्य में बांट दिया गया था। किसको? जर्मनी को। प्रमुख बाधा ये थी। दूसरा बाधा, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। लोगों का सोच अलग था, लोगों अलग अलग धर्म के मानने वाले थे, अलग अलग दल बना लिए थे, जिसके कारण उनका मत जो था, मत एक नहीं हो पाता था। एक मत होने से ही, एक परिवार में ही देखिएगा, एक परिवार का मत यदि एक होगा तो उस परिवार की उन्नति, विकास बहुत तीव्र गति से होगा, कभी उसमें बिखराव नहीं होगा। लेकिन मत जैसे ही अलग अलग हुआ, अपने आप को लोग बड़ा समझने लगे, उस परिवार का भी बिखराव बहुत नजदीक होता है। सेम वही था कि जर्मनी में अलग अलग धर्म, अलग अलग राजनीतिक दल, अलग अलग सामाजिक मान्यता को मानने वाले लोग हो गए थे। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा था, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था उनमें। अभाव का अर्थ होता है कमी। जर्मनी में लोग स्वयं पर, अपने आप से मतलब रखना शुरू कर दिए थे। देश में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं था, जबकि होना चाहिए। राष्ट्र, देश के प्रति जब प्रेम हो जाए तो आप राष्ट्रवादी हो गए। इसी का अभाव था जर्मनी में। चौथा पॉइंट, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो। जब भी लोगों में राष्ट्रवादी भावना की उत्पत्ति होती थी, ऑस्ट्रिया उस पर हस्तक्षेप करता था। वैसे वैसे लोगों पर वो अटैक करता था, उन लोगों को खत्म ही कर देता था। बार बार मन नहीं होता कि व्यवधान पैदा कर देना, ये ऑस्ट्रिया था। ये भी था। और एक और बाधा था, मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। मेटरनिख जो था, वैसे कहा तो मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख प्रतिक्रियावादी नेता था। वो दूसरों के बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। उस स्वयं को, अपने आप को चाहता था कि मेरे द्वारा बनाए गए नियम, मेरे कहे अनुसार लोग चलें। ये भी थोड़ा कठिनाई थी। ये 5 बाधाएं थी कौन सी का? जर्मन के एकीकरण का। ठीक है, 5वां प्रश्न। 4 प्रश्न हुआ, 5 प्रश्न नंबर है कि मेटरनिख युग क्या था। देखिए, कुछ ही देर पहले आपको मेटरनिख के बारे में बताया था। अब आ गया मेटरनिख युग। देखिए, मेटरनिख युग यूरोपीय इतिहास के उस कालखंड को कहा जाता है जो 1815 से लेकर और 1848 तक चला था। 1815 से 1848 तक के काल को मेटरनिख काल कहा गया है। यह समय ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख के राजनीतिक प्रभुत्व का काल था। मतलब कि ये ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिख, ये पूर्ण रूप से अपना पकड़ बनाए हुए था। नेपोलियन की हार के बाद मेटरनिख यूरोप की राजनीति का सबसे शक्तिशाली शासक बनकर उभरा था। जब तक
नेपोलियन था तब तक शायद किसी को नहीं चला। अब प्रश्न एक और देखिए बढ़िया तैयार हो गया कि नेपोलियन की हार किस युद्ध में और कब हुई थी? तो वाटरलू के युद्ध में। कब? 1815 ईस्वी में। क्लियर? ये 5 प्रश्न जो है अति लघुत्तरी के लिए बहुत बहुत वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट। इन 5 में से एक प्रश्न तो निश्चित रूप से आना ही है यदि इस चैप्टर से कोई प्रश्न पूछा तो, अति लघुत्तरी के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे लघुत्तरियों के लेकर। लघुत्तरीय प्रश्न जो है वो भी बहुत वीवीआई है और उन प्रश्नों को भी एकदम आसान भाषा में, चलते फिरते भाषा इसको कहते हैं, आसान भाषा में मैं आपको सिखाऊंगा। बस केवल सुनिए ना, ध्यान से यदि सुनिएगा वो काफी है, कभी भी आपके दिमाग से नहीं उतरेगा। यदि चैप्टर को बार बार मैं कहता हूं कि चैप्टर का अध्ययन तो करना चाहिए। अधिकांश विद्यार्थी जो हैं केस क्वेश्चन लेकर बैठ जाते हैं कि कुछ 5-10 क्वेश्चन है, केस क्वेश्चन पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे। मैट्रिक में पास नहीं होना है, आपको बहुत अच्छा मार्क्स उठाना है। जैसे लक्ष्य, हम लोग लक्ष्य लेकर चले हैं इस चैनल के माध्यम से, यदि आप जुड़े हैं तो हम लोग का लक्ष्य है इस बार 450 नंबर आपको पार करना है। और 450 पार करने के लिए आपको नियमित रूप से इस चैनल से जुड़ना होगा। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता जाएगा आपको एक से एक बढ़कर टॉनिक दिया जाएगा, लास्ट तक एकदम परीक्षा भी शशांक टॉनिक आपको दिया जाएगा जो कहीं नहीं मिलेगा आपको। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल से एक संबंध बना लीजिए ताकि जैसे ही अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलें, तब तक दास ऑनलाइन क्लासेस उस पर लिखा हुआ हो, वीडियो अपलोड हो, आप उसको देखें। हर एक विषय का, ये जरूर नहीं कि मैंने इतिहास पढ़ाया तो इतिहास से ही संबंधित, टोटल विषय, हर एक विषय में आपको 72 नंबर लाना है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।